आज के पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, 3 टॉपिक थे हमारे, उसमें ये लास्ट है जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। तो यहाँ पर एकीकरण, ठीक है, तो यहाँ जर्मनी एवं इटली का एकीकरण देखना है हमारे को। किन किन का? पहला जर्मनी का एकीकरण और दूसरा इटली का एकीकरण। तो सबसे पहले हम पहले वाले से स्टार्ट करेंगे, जर्मनी के एकीकरण से। तो जर्मनी के एकीकरण में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज उस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो जर्मनी के एकीकरण में हमें भूमिका पढ़नी है, फिर जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं पढ़नी है, फिर जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व और फिर बिस्मार्क का योगदान। आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 3 पॉइंट यानी कि भूमिका, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं और जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व पर विचार करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम बिस्मार्क का योगदान भी देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जर्मनी के एकीकरण को कंप्लीट करने के बाद भूमिका पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं, इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, काबूल का योगदान, नेपोलियन का सहयोग एवं लोम्बार्डी की प्राप्ति, मध्य इटली का विलय, गिरिबाल्डी और नेपल्स और मिसिसिली का विलय। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपन जर्मनी के एकीकरण से। जर्मनी का एकीकरण, सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे। तो भूमिका में देखिए, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी 18वीं शताब्दी के अंत में 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी के राज्यों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। जर्मनी के भागों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तरी, दूसरा मध्य तथा तीसरा दक्षिणी। उत्तरी भाग में प्रशा, सैक्सनी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य थे, जबकि मध्य भाग में राइनलैंड और दक्षिणी में वुटेनबर्ग, बवेरिया, बादेन, पैलेटिनेस, हैस, डर्मेस्टाट आदि थे। आकार और सैनिक शक्ति की दृष्टि से प्रशा सबसे शक्तिशाली था। आकार और सैनिक शक्ति की दृष्टि से प्रशा सबसे शक्तिशाली था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विखंडित होते हुए भी 2 बातें जर्मनी के राज्यों को आपस में जोड़े हुए थी। पहली, राज्यों में रोमन सम्राट के प्रति संवैधानिक रूप से आधार की भावना, मतलब संवैधानिक रूप से रोमन सम्राट के प्रति आदर की भावना रखना, और दूसरी थी डाइट का अस्तित्व, जहां राज्यों के प्रतिनिधि एवं मंच पर उपस्थित होते थे। ठीक है, डाइट क्या था? एक मंच था जिस पर राज्यों के जो प्रतिनिधि होते थे ना, वो इकट्ठे होकर अपनी जो परेशानियां होती थी और देश में कैसे विकास करना है उस पर विचार और मनन करते थे। जर्मनी में राष्ट्रीयता के निर्माण का कारण 19वीं शताब्दी में हुई फ्रांसीसी लिपान के अनुसार यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। ठीक है ना, फ्रांसीसी लिपान के अनुसार यह इतिहास के मजाक में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। पॉइंट पे चलते हैं, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? पहली बाधा थी कि जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ठीक है, जर्मनी की जो समस्याएं थी उसमें ऑस्ट्रिया भी एक प्रदेश है, एक स्थान है, उसका जर्मनी के में हस्तक्षेप था समस्याओं में। जर्मन राज्यों में आर्थिक, मतलब फाइनेंशियल, पांथिक यानी पंथ संबंधित यानी धर्म से संबंधित, सामाजिक, सोशल तथा राजनीतिक यानी पॉलिटिक असमानताएं थी बहुत ज्यादा। इंग्लैंड भी फ्रांस की भांति जर्मन राज्यों में रुचि बनाए हुए था। ठीक है ना, उसने हनोवर प्रांत के बहाने उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप कर रखा था। उत्तरी राज्य यानी कि प्रशा के वहां पर हिस्से में। ठीक है ना, अभी हमने देखा जर्मनी के 3 भाग थे, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। इनके अंदर उत्तरी भागों में कौन हस्तक्षेप कर रहा था? फ्रांस। ठीक है, अधिकांश राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति, जर्मनी में जो अधिकांश जो राज्य थे उसमें बहुत शिथिल यानी ठंडी सैनिक शक्ति थी। ठीक है, मतलब कम, असरदार नहीं थी ज्यादा, बहुत कम सैनिक शक्ति थी। और सैनिक शक्ति के आधार पर सबसे ज्यादा जो अच्छा राज्य था किसका? जर्मनी का। वो कौन था?
प्रशा, ठीक है। जन सामान्य में जागृति का अभाव था। जन सामान्य में मतलब जो जनता जनार्दन थी, जो लोग थे, उनमें जागृति का अभाव थोड़ा कम था, मतलब राष्ट्रवाद थोड़ी कम थी, ठीक है। जर्मन के दक्षिणी राज्यों में पॉप का प्रभाव जो जर्मन एकीकरण में बाधक था। पॉप यानी क्या होता है? पॉप एक कैथोलिक चर्च जो होता है ना, उसके जो फादर होते हैं उनको कहते हैं कि पॉप, ठीक है ना। तो वहां पर फादर्स का जो था ना, वो बोलबाला ज्यादा था, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण में ये भी प्रमुख बाधा थी। तीसरा पॉइंट है जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। तो तीन तत्व हैं, एक है जॉलवरिन, दूसरा बौद्धिक आंदोलन और तीसरा औद्योगिक विकास। सबसे पहले हम जॉलवरिन पे फोकस करेंगे कि जॉलवरिन क्या है। तो जॉलवरिन मैं आपको समझा दूं, जॉलवरिन एक प्रकार का सीमा शुल्क संघ होता है ना, सीमा शुल्क संघ है ये। हम देखते हैं कि यदि कोई व्यापारी जर्मनी के अंदर यदि कोई व्यापारी अपने स्थान से यदि कहीं दूसरे स्थान पर व्यापार करने जाता है, तो उसको बहुत सारी अपनी जो मूल वस्तु है उसके अपेक्षा, मतलब उसकी तुलना में बहुत ज्यादा रुपए देने पड़ रहे थे। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जर्मनी के अंदर मैं जा रहा हूँ हेमबर्ग से न्यूरेमबर्ग, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ हेमबर्ग से न्यूरेमबर्ग, जहां पर टोटल दूरी कितनी है इसकी? 606 किलोमीटर। समझ में आया? जर्मनी के अंदर एक स्थान है हेमबर्ग और दूसरा स्थान है न्यूरेमबर्ग। मैं हेमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा हूँ 606 किलोमीटर। इसको अपन इंडियन भाषा में समझते हैं, अपने भारतीय परंपरा में। मतलब मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, जहां पर इसकी कुल दूरी तो कितनी है? 606 किलोमीटर। और दिल्ली से मुंबई में किस साधन से जा रहा हूँ? कार से जा रहा हूँ। किससे जा रहा हूँ? कार से जा रहा हूँ। तो निश्चित ही रूप से मुझे क्या करना पड़ेगा? टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो दिल्ली से मुंबई आने तक मुझे टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो टोल टैक्स कितने देने पड़ेंगे ये समझते हैं। तो वो देने पड़ेंगे अपन को 11। कितने देने पड़ेंगे? 11। और प्रत्येक टोल टैक्स का जो स्थान है जहां मुझे कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, तभी मुझे आगे आने देंगे। क्योंकि जर्मनी जो था वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जर्मनी एक नहीं था। जर्मनी में अलग अलग बटे हुए थे, ताकि जिसके कारण हर एक स्थान पर यदि मुझे एक राज्य को पार करना है तो मुझे सीमा शुल्क देकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक स्थान पर सीमा शुल्क कितना लगता था? जितनी मेरी वस्तु है उसका 5%। मान लीजिए मेरे पास वस्तु कितनी है, वो कितने रुपए की एक वस्तु है? 100 रुपए की एक वस्तु है। तो पहले सीमा शुल्क स्थान पर मेरे को कितना देना पड़ेगा? उस वस्तु का 5%, यानी 5 रुपए उसको देने पड़ेंगे। इसी प्रकार मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, और 11 तक पहुंचते, मतलब मुंबई तक पहुंचते पहुंचते मेरी वस्तु 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी? 55 रुपए की। प्रत्येक स्थान पर 5 रुपए लग रहा है। टोल टैक्स कितना लग रहा है? मेरी वस्तु को 5%, वस्तु 100 रुपए की है, उसका 5% कितना होगा? 5 रुपए। तो इसी प्रकार 11 सीमा शुल्क स्थानों पर मेरे पास कितना हो जाएगा? 55 रुपए हो जाएगा। तो 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए की होगी? 155 रुपए की। मतलब इसके हिसाब से व्यापारी को कितना घाटा हो रहा था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रशा था, जो जर्मनी का जो उत्तरी भाग था, सबसे शक्तिशाली प्रशा, उसने क्या सोचा कि यार ये तो गलत बात है। यदि हम ऐसे करेंगे तो हमारा तो जर्मनी बिल्कुल आर्थिक रूप से बिल्कुल ही गिर जाएगा। तो उसने क्या करा, इन सभी 11 सीमा शुल्कों को और सभी को एक साथ मिलाया, एक साथ मिला के एक संघ का निर्माण किया। वो जो संघ था वो क्या था? जॉलबरीन। जॉलबरीन क्या करता था? पूरे जो अपने राज्य थे ना, उन सबको एक में मिला लिया और एक संघ बना दिया। फिर उसके मध्य आर्थिक संधि हुई, और आर्थिक संधि के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमारे को इतना पैसा नहीं देना पड़ता था। ये तो हुआ बेस, हमने समझ लिया जॉलबरीन कैसे कहते हैं। अब इसको टेक्स्ट पढ़ते हैं। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत से पूर्व उसके आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, जो प्रशा द्वारा 1818 ईस्वी में बवार्डबर्ग सौंदर शोषण नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संधि जॉलबरीन की। जॉलबरीन एक संधि थी, लेकिन जॉलबरीन जो नाम है ये एक संघ है। और वो कौन सा संघ है? सीमा शुल्क संघ, ठीक है ना। कस्टम यूनियन, जर्मनी का एक कस्टम यूनियन था, जिसमें राज्यों को एक
एक बना दिया गया, ठीक है ना, राज्यों को मिला लिया गया, सभी राज्यों को, जिससे कि सीमा शुल्क जो था वो कम देना पड़ता था। जर्मनी एक था, जर्मनी से ही जाएगा कोई इंसान, ऐसा नहीं कि जर्मनी के अंदर मुझे एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है तो भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। जॉलबर्न के हिसाब से हमारे को आर्थिक, जर्मनी जो था उसको आर्थिक रूप से बड़ी ही लाभ प्राप्त हुआ। दोनों राज्यों के मंदिर चुंगी समाप्त कर दी गई तथा व्यापार निर्बाध रूप से होने लगा, ठीक है। इस आर्थिक संधि ने प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया। प्रादेशिक यानी जगह जगह, क्षेत्र क्षेत्र में है ना, अलग अलग धर्म जाति बोलना, इस चीज को उसने कम कर दिया, ठीक है। जॉलबरी ने क्या किया, सबको जोड़ दिया, तो सबको जोड़ दिया तो सबके जोड़ने से क्या हुआ, भाषा भी एक ही बोलने लग गई और प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव कम हो गया। जर्मनी में एकीकरण में बाधक थी जो, ठीक है। कैटलबी के अनुसार जॉलबर्न के निर्माण ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग तैयार किया, ठीक है। प्रशा जॉलबर्न ने, ठीक है ना, रॉबर्ट एर्गेग ने लिखा कि जॉलबर्न ने क्षेत्रीय भावनाओं को दबाया तथा मजबूत जर्मन राष्ट्रवादी तत्वों को प्राथमिकता दी। 1834 ईस्वी तक जर्मन के सभी प्रमुख राज्य इसके सदस्य बन गए। जर्मन के सभी प्रमुख राज्य किसके सदस्य बन गए, जॉलबर्न के सदस्य बन गए, ठीक है। वही बात हो रही है कि जॉलबर्न ने क्या किया, सभी जो राज्य थे उनको कस्टम किया, कस्टम यूनियन किया, मतलब उन सबको जोड़ा मिलाया, ताकि आर्थिक जो प्रत्येक स्थान पर हमारे को सीमा शुल्क देना पड़ता था वो कम हो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो मर्चेंट थे, और जर्मनी के जो मर्चेंट थे, मर्चेंट यानी व्यापारी थे, उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके, ठीक है। समझ में आ रहा है। प्रारंभ में जॉलबर्न के पीछे प्रशा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। प्रारंभ में जॉलबर्न जो था, जॉलबर्न जो संघ था, उसके पीछे प्रशा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था कि वो उससे कोई लाभ उठा सके उसके हिसाब से, परंतु धीरे धीरे प्रशा जॉलबर्न के नेतृत्व के माध्यम से जर्मन एकीकरण के राजनीतिक नेतृत्व में उत्तरदायित्व लेने के लिए अज्ञात रूप से प्रस्तुत हो रहा था। मतलब प्रशा ने क्या किया, जॉलबर्न की स्थापना करी, पहले तो उसका कोई उद्देश्य नहीं था, राजनीतिक उद्देश्य नहीं था लाभ उठाने का। फिर उसने सोचा कि मैं जर्मनी को एकीकरण, यदि जर्मनी को मुझे जोड़ना है तो जॉलबर्न इसमें बहुत अच्छा एक सहायक तत्व हो सकता है, तो मुझे जॉलबर्न के ही माध्यम से जर्मनी को एक करना पड़ेगा। तो उसने जॉलबर्न को यूज करना इस्तेमाल कर दिया इसके प्रति, जर्मनी के एकीकरण में। दूसरा है बौद्धिक आंदोलन। जर्मनी के एकीकरण में जर्मन के दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार व कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण जो था उसमें दार्शनिक, जर्मन के जो दार्शनिक थे, इतिहासकार थे और साहित्यकार व कवि थे, उनको बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लिफ्टे, ईगल, डालमेल, हार्डिनबर्ग, हेंटिंग, हाइन प्रमुख दार्शनिकों की भूमिका रही, जिन्होंने जर्मन लोगों में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना भर दी, ठीक है। फिक्टे ने जर्मनी में फ्रांस विरोधी विचारों को उचित दिशा देते हुए उसमें राष्ट्रीयता की भावना भर दी। किसकी भावना भर दी, राष्ट्रीयता की, किसकी, राष्ट्रीयता की भावना भर दी जर्मन लोगों में, ठीक है ना। जर्मनी के जैना विश्वविद्यालय में 1815 ईस्वी में बर्शेनशेफ्ट, क्या, बर्शेनशेफ्ट नामक देशभक्त संगठन का निर्माण किया गया। इस संगठन ने जर्मन देशवासियों के नैतिक उत्थान, मतलब मॉरल, जो हमारी दैनिक जीवन में जो हमारा व्यवहार होता है उसके उत्थान पर जोर दिया, ठीक है। इस संस्था ने देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता एवं एकता की भावना भर दी। तो ये था बौद्धिक आंदोलन। अब वो है औद्योगिक विकास। तो जॉलबर्न की स्थापना और विस्तार के साथ जर्मनी में व्यापार और उद्योगों के विकास का मार्ग मिला, ठीक है ना। जॉलबर्न की स्थापना नहीं होती तो व्यापार ठप हो जाता, बिल्कुल, क्योंकि सीमा शुल्क कितना देते, 100 रुपए की चीज 155 रुपए में बेची जा रही थी, तो यहाँ तो जर्मनी का फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा था। तो प्रशा ने क्या किया, एक संघ का निर्माण किया, सीमा शुल्क संघ का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, जॉलबर्न। जॉलबर्न क्या था, सीमा शुल्क संघ, जिससे कि सभी राज्यों को कस्टम बना लिया गया, कस्टम यूनियन बना लिया गया, सभी जगह को मिला लिया गया सभी राज्यों को, और सीमा शुल्क की दर घटती गई। इस समय प्रशा और रूस दोनों प्रत्येक उद्योगों की आधारशिला माने जाते थे। कौन कौन से, प्रशा और रूस दोनों प्रत्येक उद्योग की आधारशिला माने जाते थे। इन संसाधनों से प्रशा में औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ।
कई स्थानों पर सूती मिलों की स्थापना की गई और रेल निर्माण का विस्तार हुआ तथा जर्मनी के अनेक नगरों को रेल मार्ग से जोड़ा गया। जर्मनी के जो अनेक नगर थे, मतलब जो स्थान थे, उनको फटाफट से किससे जोड़ा गया? रेल मार्ग से जोड़ा गया। देखिए, व्यापार में वृद्धि हुई तो किस में वृद्धि होगी? उद्योग में। उद्योग में वृद्धि हुई तो पैसा आया, पूंजी आई, तो पूंजी को किस में लगाया? अपन ने कार्यों में लगाया। अनेक राज्यों को किस में जोड़ा? रेल मार्ग से जोड़ दिया। चलो, अब विस्तार हो रहा है। जर्मनी का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, वो विकसित बनती जा रही है धीरे धीरे। 1860 ईस्वी तक जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों में की जाने लगी। देखिए, इसका परिणाम क्या हुआ कि बराबर बराबर व्यापार बढ़ता गया, पूंजी आती गई, पैसे आते गए, तो इसमें यूरोप में ही जर्मनी आती है। ठीक है, तो क्या हुआ? यूरोप में किसका नाम आने लग गया? औद्योगिक राज्यों में जर्मनी की भी बात होने लगी। भाई, जर्मनी भी आगे बढ़ता जा रहा है औद्योगिक के क्षेत्र में। जबकि ऑस्ट्रिया को अपनी रूढ़िवादी नीति तथा ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध के कारण तीव्र आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर, जहां पहली ओर तो जर्मनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा था, वहीं ऑस्ट्रिया ने जब प्रशा से युद्ध किया था, प्रशा किसका भाग है? जर्मनी का भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। तो जब ऑस्ट्रिया प्रशा में युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया को तीव्र आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। ठीक है, हरा दिया। जबकि प्रशा अपने बढ़ते हुए व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के कारण उन्नति कर रहा था। ठीक है, समझ में आया? अब हम जो भी हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? जॉलबर्न पढ़ा, बौद्धिक आंदोलन पढ़े और औद्योगिक विकास पढ़ा। इन तीन तत्वों को पढ़ा। अब इन तीन तत्वों के अपन जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे? जॉलबर्न, बौद्धिक आंदोलन और औद्योगिक विकास। जॉलबर्न के अंदर, जॉलबर्न एक सीमा शुल्क संघ था। आर्थिक एकीकरण के अंतर्गत जॉलबर्न ने छोटे राज्यों के मध्य सीमा शुल्क को बंद करा दिया था, जिसके फलस्वरूप व्यापार बिना रुकावट के प्रगति करने लगा। इस आर्थिक संधि ने प्रादेशिक प्रभाव को कम कर दिया, जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक था। बौद्धिक आंदोलन में हमने क्या क्या देखा? जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार व कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन विद्वानों ने जर्मन लोगों में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना भर दी। और इस प्रकार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा है। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।